नमस्कार, मैं हूं मोनिका और इस वक्त पर आप देख रहे हैं अटल टीवी। हाल फिलहाल में देखने को मिला कि तमाम जगह पर चुनाव में सरकारें बनी, कहीं कहीं पर ये भी देखने को मिला कि सत्ता रिपीट हुई। लेकिन इन चुनाव के दौरान आपने एक चीज जरूर देखी होगी, जहां जहां चुनाव में वहां पर ओपीएस का मुद्दा जरूर गूंजा। जब भी चुनाव आते हैं तो इस मुद्दे को काफी ज्यादा उजागर किया जाता, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी तरफ से इन सारी चीजों को लेकर बातचीत भी की जाती। लेकिन चुनावों के बाद न जाने क्यों इन सारी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि हाल फिलहाल में या यूं कहे कि कल दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन होता है, जिसपे तमाम कर्मचारी शिक्षक शामिल होते हैं और इस प्रदर्शन में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हर एक कर्मचारी और शिक्षक शामिल होता है, जिसमें सभी कर्मचारी अपनी एक ही मांग को दोहराते हैं कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करे। लेकिन वक्त बीतता है और देखने को मिलता है कि देर शाम तक तमाम कर्मचारियों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है शासन प्रशासन की तरफ से। फिलहाल कल जो प्रदर्शन में मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र धारीवाल जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कल के प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ कि पुलिस तक बातचीत पहुंच गई, शासन प्रशासन इस तरह से इस प्रदर्शन के दौरान आ गई थी। विजयन जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मधुलिका जी। मैं अटल चैनल का हमेशा आभारी रहूंगा कि आप अटल टीवी का हमेशा आभारी रहूंगा कि आप लगातार लगातार हमारे मुद्दे को चलाने का काम करती है। और निश्चित तौर पर जब ओपीएस बहाल होगी तो आपका बहुत बड़ा योगदान उसमें होगा। जी विजय जी, जैसा कि देखने को मिला कि 25 तारीख का इंतजार सभी लोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कार्यक्रम होते हैं, प्रदेश स्तर के कार्यक्रम होते हैं, फिर एक ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम दिल्ली में रखा जाता है। तो कल के कार्यक्रम में देखने को मिलता है कि भीड़ इतनी ज्यादा होती कि वहां कदम रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन कल देर शाम को शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को तलब किया जाता था, इसके पीछे का कारण क्या रहा? आखिरकार कर्मचारी तो अपनी मांग को ही सरकार के सामने रख रहे थे। देखिए, सरकार की इसको मैं कहूंगा कि ये सरकार की तानाशाही है। सरकार अलग अलग तरह की कंडीशनें लगाकर किसी भी तरह कर्मचारियों को, अधिकारियों को या अन्य कोई भी वर्ग हो जो अपने मुद्दे उठाना चाहता है, अपनी आवाज उठाना चाहता है, अपने मुद्दों और अपने आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए जंतर मंतर प्रदर्शन या दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहता है, सरकार कोशिश करती है कि उसको परमिशन ना दी जाए। अगर परमिशन दी भी जाए तो उसमें कंडीशनें इतनी लगा दी जाए ताकि वो लोग वहां पर उनकी संख्या ना वहां पर जुट सके, उनकी भीड़ ना जुट सके। और बाद में सरकार ये कहे कि ये तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो ओपीएस की बात करें, बाकी लोग तो एनपीएस या यूपीएस से संतुष्ट हैं। ये उनका इस तरह का जी हथकंडा है। जंतर मंतर पर हमारा प्रदर्शन पहले से पिछले 4-5 महीने से हम प्रस्तावित था। और सोशल मीडिया मीडिया और लगातार हम अपने जिले, ब्लॉक, विभाग दर विभाग जाकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। और निश्चित तौर पर एक बड़ी भीड़ वहां पर आने वाली थी। और हमारी कोशिश थी कि जी रामलीला मैदान में अपनी रैली करने के लिए मिले, अपनी हम अपनी बात वहां पर रखें, अपने साथियों के बीच में भी और सरकार के सामने भी, और सरकार उस बात को सुने। लेकिन जी रामलीला मैदान की हमारी जो प्रक्रिया, परमिशन की प्रक्रिया थी, बिल्कुल खत्म कर दी। क्यों? आपने देखा होगा कि 1 अक्टूबर 2023 को एक जन सैलाब सैलाब वहां पर उमड़ा था। और निश्चित तौर पर इन सरकार के पास इंटेलिजेंस है, आईबी की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया था कि जो भीड़ पहले आने वाली है उससे भी डबल भीड़ इस बार आने वाली है। तो सरकार जी उसी के डर में इस तरह के फंडे अपना रही है। जी। तो विजय जी, जिस तरह का कल का कार्यक्रम उसके बाद क्या कुछ आप लोगों के द्वारा सोचा जा रहा है? क्योंकि कार्यक्रम के बाद कहीं ना कहीं सभी पदाधिकारियों के एक साथ बातचीत हुई होगी, तो क्या कुछ देखने को मिला? क्या शासन प्रशासन के बीच में इस सारी चीजों को लेकर कोई घबराहट देखने को मिली? क्या सरकार की नमी देखने को मिली है कर्मचारियों की ओर? देखिए, मैं तो कल के अगर घटनाक्रम की मैं बात करूं, आपने भी देखा होगा कि हमारा आंदोलन जी बिल्कुल शांति प्रिय। हमारे कर्मचारी, जी अधिकारी, साथी धरना स्थल पर आ रहे थे, हमारी बात को सुन रहे थे। और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपने ओपीएस बहाली के नारों के साथ हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं कहीं ना जी कहीं ये भी कहूंगा कि सरकार कई दिनों से विचलित थी कि ये कार्यक्रम ना हो। उन्होंने प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया, प्रशासन हमारे ऊपर जी लगातार दबाव बनाए हुए था। लेकिन देखिए, हमने प्रशासन को तो पहले से ही बोल दिया था कि हमारा पहले से प्रस्तावित आंदोलन है, निश्चित तौर पर हम इसको करेंगे। आप परमिशन दोगे तब हम आपके सहयोग से करेंगे, अगर आप परमिशन नहीं दोगे जी तो हम बिना परमिशन के करेंगे। उसमें प्रशासन को परेशानी होगी। हम जी चाहते हैं कि प्रशासन का हम सहयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन जो पुलिस विभाग के हमारे साथी हैं उनकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के हमारे जी साथी हैं उनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। तो प्रशासन ने हमारी बात को समझा, लेकिन उसमें कंडीशन
बहुत कम संख्या की दी गई कि आप 500 लोग ही वहां पर आकर धरना देंगे। अगर हम 500 लोग आएंगे जी तो हमारी आवाज कौन सुनेगा? और ये एनएमओपीएस जी का पहले दिन से लोगों के ऊपर जो विश्वास है, वो विश्वास उनको दिल्ली लेकर आता है। और हमने साथियों को कहा कि जंतर मंतर पर जगह कम है, बहुत हमने सांकेतिक तौर पर इसको करने की कोशिश की, और उसके बावजूद भी आप देख जी लीजिए वहां पर एक जन सैलाब उमड़ा। जितने साथी अंदर बैठे थे उससे कई गुना साथी सड़कों पर थे, जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा जी उनकी बसों को पर रोका जा रहा था, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर उनको रोक दिया जा रहा था। उसके बावजूद भी जी हमारा कार्यक्रम सफल रहा। और उसकी सफलता का एक प्रमाण सरकार ने भी दिया कि उस जी आंदोलन की सफलता के तौर पर मेरे ऊपर ने परमिशन से ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा की, और इसलिए हम आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। निश्चित तौर पर मैं सरकार को एक ही बात कहूंगा कि इस तरह की जो कार्रवाई है, वो हमारे लिए जी आंदोलन का तगमा है। जी आपने देखा होगा, हरियाणा में सरकार हमारे ऊपर लाठियां चला चुकी है, पानी की बौछारें चला चुकी है, जी आंसू गैस के गोले चला चुकी है। जब हम उनसे नहीं डरे तो इन्हें एफआईआर या जेल में डालने से थोड़ी रुकेगा, आंदोलन कभी नहीं रुकेगा। और मैं तो एक जी मेरे लिए एक बड़े गर्व का विषय है। अगर मैं इतिहास में जी जाऊं तो 8 अप्रैल 1929 का वो दिन हम अगर याद करें, जब अंग्रेज सरकार की तानाशाही, उनकी गलत नीतियों, जनता के विरोध की जो नीतियां थी, उनके उनके विरोध में असेंबली में भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने बम डाला था सांकेतिक तौर पर उसका विरोध करने के लिए। और जी जिस थाने में स्ट्रीट का जो थाना है, वहां पर उनकी एफआईआर दर्ज हुई थी। और निश्चित तौर पर ये कल की घटना से भी वो इतिहास दोहराया गया कि हम ओपीएस बहाली की जब जी आवाज बुलंद करने के लिए वहां पर पहुंचे, तो इस तानाशाह सरकार ने उसी पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में हमारा नाम दर्ज किया। तो कहीं ना कहीं मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भगत सिंह जी के राह पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी विजय दहलीवाल जी, एक चीज देखने को मिला, जब एनपीएस आया उसके बाद सबसे पहला जो प्रदर्शन आप लोगों ने किया तो सरकार ने कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी की बात की, लेकिन जब आप लोगों की बात नहीं बनी तो आप लोगों ने 1 अक्टूबर 2023 को अपना दूसरा धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सरकार एनपीएस से यूपीएस पे आई, और फिर अब कल का प्रदर्शन हुआ है। तो कल के प्रदर्शन के बाद क्या कुछ उम्मीद जताई जाए? क्या सरकार अगर संशोधन की बात करेगी तो आप लोग मानेंगे, या फिर इस बार सिर्फ बात ओपीएस पर ही बन पाएगी? देखिए, हमारा तो पहले दिन से स्पष्ट स्टैंड है। हमने पहले दिन कहा था कि जी एनपीएस किसी भी तरह से कर्मचारी और देश हित में नहीं है, और उसको सरकार जी मानने को तैयार नहीं थी। आपने जैसे कि कहा कि हमने आंदोलन जब शुरू किए तो धीरे धीरे सरकार उस बात को मानने को तैयार हुई कि हाँ, कहीं ना कहीं एनपीएस में कमियां हैं। लेकिन उन्होंने जी एनपीएस में बदलाव कर ओपीएस लागू करने की बजाय एक नई पेंशन नीति, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जिसे जानते हैं। और मैं तो ये बिल्कुल कहूंगा कि ये कर्मचारियों और आम जनता की गाढ़ी कमाई को पूंजीवादी अपने दोस्तों को देने के लिए एक नया रास्ता उन्होंने चुन लिया। एनपीएस में तो 60% जी पैसे की वापसी की गारंटी थी, लेकिन यूपीएस में तो किसी भी तरह के पैसे की वापसी की कोई गारंटी नहीं है। और बहुत सारी कंडीशंस जी ऐसी लगा दी गई जो कर्मचारी विरोधी हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा पहले भी स्टैंड था कि हम ओपीएस बहाली के लिए आंदोलनरत हैं, ओपीएस बहाली के लिए प्रयास जी करें, और ओपीएस बहाली तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जी विजेंद्र जी, अगर हम कुछ बयानों की बात करें तो पिछले दिनों में कुछ बयान ऐसे आए थे जिसमें ये कहा गया कि पुरानी पेंशन अब मुमकिन नहीं है, कर्मचारी पुरानी पेंशन को भूल जाए। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि अगर कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस के तहत जाते हैं तो उनका ही फायदा है, और दूसरी तरफ कर्मचारियों का ये कहना था कि ये बाजार आधारित योजनाएं, और जो बात सच भी है, स्टॉक और इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ये कर्मचारी रिटायर होंगे तो उस उम्र के पड़ाव पर होंगे जहां पर इस तरह से दिमागी कार्य करना थोड़ा सा कठिन होता हुआ जाएगा। लेकिन जो सभी ये अधिकारी थे, मंत्री थे, वो तो कहते हुए नजर आए कि यूपीएस ज्यादा बेहतर है। कुछ लोगों ने कह दिया सीधे तौर पे ओपीएस अब मुमकिन ही नहीं है, कर्मचारी भूल जाए। तो वहीं पर ये भी देखने को मिला, ये जो मंत्री थे, जो नेता थे, ये तो पहले से ही पुरानी पेंशन ले रहे हैं, और रिटायर होने के बावजूद एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन पुरानी पेंशन ले रहे हैं। तो इनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो खुद तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं लेकिन कर्मचारियों के लिए यूपीएस को बेहतर बता रहे हैं? देखिए मधुलिका जी, एक नेताओं ने और आजकल एक आम जनता के बीच में एक धारणा बन चुकी है कि जो जितनी बड़ी झूठ जी बोलता है वो उतना बड़ा नेता बनता है। और इस जी चीज को लेकर आप लगातार देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी लगातार इस रास्ते पर जा रहे हैं।
तो मैं तो एक ही बात जी कहूंगा, आप चाहे जितना मर्जी झूठ बोलिए, जितना मर्जी बरगलाने की कोशिश करिए, जितना मर्जी ये कहिए कि अब एनपीएस या यूपीएस में बदलाव संभव नहीं है, ओपीएस बहाल नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। जी निश्चित तौर पर वो दिन आएगा जब ओपीएस बहाल होगी। जो सरकार कहती थी हम एनपीएस में भी बदलाव नहीं करेंगे, वो एनपीएस में संशोधन, जी चाहे सरकार का शेयर 14% करने की बात हो, चाहे ग्रेजुएटी की बात हो, चाहे 60% जो अमाउंट है वो उसमें टैक्स छूट देने की बात हुई, ये हमारे आंदोलन के बाद हुआ। लेकिन जब उसके बाद भी जी जी आंदोलन चला तो इन्होंने यूपीएस लाकर 50% की गारंटी देने की बात हो, उसमें डीआर देने की बात हो, और उसमें और ज्यादा संशोधन, लगातार उसमें संशोधन किए जा रहे हैं। तो लेकिन इन संशोधनों जी से कुछ बनने वाला है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये बात हर कर्मचारी समझता है कि एनपीएस और यूपीएस उनके लिए किसी भी तरह से हितकारी नहीं हो सकती। ये केवल बाजार में जिन कंपनियों के पास पैसा इन्वेस्ट होता है उनके, उन बड़े पूंजीपतियों या उनके मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए इसको लागू किया गया है। और दूसरी बात आपने कही कि जी विधायक और सांसद हमें तो ज्ञान दे रहे हैं कि अगर ओपीएस बहाल हो जाती है तो देश दिवालिया हो जाएगा, लेकिन खुद अपने लिए जी दो दो तीन तीन चार पेंशनों का उन्होंने प्रावधान कर लिया। फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा या उनके जितने भी वित्त सलाहकार हैं कि आप ये गणना कहाँ से लेकर आते हैं, या तो हमारे साथ बैठिए, इस गणना के ऊपर चर्चा जी कीजिए ताकि हम आपकी गणना को समझ सके, या फिर हम अपने आंकड़े हैं, अपनी गणना है, हम आपके सामने रखेंगे। जब आप उनको समझोगे तो निश्चित तौर पर आप ओपीएस बहाल करने को तैयार हो जाओगे। दूसरी बात, जब देश आजाद हुआ तो उस समय देश के आर्थिक हालात क्या थे, उस समय हमारा जी बजट कितना था। उस समय कर्मचारियों को ओपीएस देने का प्रावधान किया गया, क्योंकि कर्मचारी 25 से 30 साल की जब सेवा करता है वो सरकारी नियमों में बंधा होता है, वो अपना अलग से व्यापार नहीं कर सकता। जब वो रिटायर होता है तो जी उसकी आजीविका का, उसके जीवन यापन का एकमात्र सहारा होता है पेंशन। इसलिए जी पेंशन का प्रावधान किया। आज प्रधानमंत्री जी बड़े मंचों पर बड़ा खुलकर बोलते हैं, बड़ी ऊंची आवाज में बोलते हैं कि हमारी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये कौन सी गणना है जी कि जब अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर थी, देश हमारा गरीब था, तब कर्मचारियों को पेंशन थी, और जब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, तीसरे नंबर पर है आज विश्व में, तो कर्मचारियों को जी पेंशन नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक झूठे आंकड़े, और अपने पूरे पूंजी, हर वर्ग की पूंजी जी को कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार से निकालकर उनको गरीब बनाने की नीति है, और उस पूरे पैसे को चंद पूंजीपतियों के हाथ में लेकर जाने की नीति है। तो निश्चित तौर पर इसका विरोध जारी रहेगा, और तब तक विरोध जारी जी रहेगा जब तक हम पूर्ण रूप से ओपीएस बहाल अंतिम कर्मचारी तक नहीं करवा देते। जी विजय नारीवाल जी, एक सवाल और है कि जो कल का प्रदर्शन हुआ है उसके बाद अब आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? आगे कोई कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी या फिर अभी थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा? नहीं, देखिए, जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसके बाद हमारा इंतजार रहता है कि सरकार उसके ऊपर कोई सकारात्मक कदम उठाए, कोई हमारे साथ जी वार्ता का अगर विकल्प सरकार लेकर आती है तो हम वार्ता के लिए भी तैयार हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम अपने आंकड़े रखेंगे, सरकार अपने आंकड़े रखे, निश्चित तौर पर समाधान इसका निकलेगा। और अगर सरकार कुछ नहीं करती तो हम बहुत जल्द इसको राज्य दर राज्य इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे, और राज्य दर राज्य आंदोलन जी बढ़ाने के बाद निश्चित तौर पर जो हमने पहले महारैली की थी, वो महारैली हम जी रामलीला मैदान में पुणे दिल्ली में आने का काम करेंगे, और प्रधानमंत्री जी से हमारी ओपीएस बहाली की मांग करेंगे। जी विजय नारीवाल जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो कल सभी कर्मचारी शिक्षक वहां पर पहुंचे हुए थे, राजधानी दिल्ली में सभी एक साथ थे, और जो कुछ एक कर्मचारी शिक्षक किसी वजह से नहीं आ पाए थे, उन सभी लोगों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मधुलिका जी हमारे तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों और शिक्षक साथियों को एक ही संदेश देना चाहूंगा। जो साथी वहां पर पहुंचे उनका पहले मैं आभार प्रकट जी करता हूं कि आप बड़ी कठिनाइयों के बाद प्रशासन के इतने व्यवधान के बावजूद भी आप वहां तक पहुंचे हैं। उनका मैं जी बहुत आभारी हूँ। और निश्चित तौर पर जो कर्मचारी साथी हमारे घर बैठे थे, वो ऐसा नहीं था कि वो घर बैठे थे, उनका मन था आने का, लेकिन वहां पर उन्हें पता था कि वहां पर इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जंतर मंतर पर स्थान सीमित है, इसलिए वो साथी नहीं आ पाए। और दूसरी बात, उन जी कर्मचारी वैसे भी प्रमाण दे चुका है। आपने देखा होगा कि सरकार ने यूपीएस का जब विकल्प दिया तो 30 नवंबर तक, 30 जून तक का टाइम दिया था, लेकिन जी कर्मचारियों ने उसको डिनाई कर दिया, और सरकार बढ़ाते बढ़ाते उसको 30 नवंबर तक ले आई है।
30 नवंबर तक केवल जी 3% कर्मचारियों ने यूपीएस को अपनाया है। जो 97% कर्मचारी हैं वो निश्चित तौर पर एनएमओपीएस के साथ हैं। और अगर आप कल एनएमओपीएस के मंच को देखोगे, उसके प्रदर्शन को देखोगे, वहां उपस्थित लोगों को देखोगे, तो आप हर देश के हर कोने से हम, अलग अलग भाषा है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग जी अलग बोली है, सब लोग अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा होने के बावजूद भी एक मुद्दे के लिए वहां पर एकत्रित हुए थे और एक बड़ा संदेश सरकार को देने के लिए आए थे कि देश का एक एक जी कर्मचारी अधिकारी ओपीएस बहाली के लिए लड़ा है और लड़ा है। और जो घर बैठे थे साथी, उन्हें जी भी मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी जिम्मेवारी घर बैठे निभा सकते हैं। सरकार की तानाशाही के खिलाफ आप वहां पर लिखिए, सोशल मीडिया के प्रयोग करते हुए वहां पर अपनी बात को रखिए। और इसके साथ साथ जब भी आप पेंशन आंदोलन की हम अगली अगले आंदोलन की घोषणा करें, उसमें शामिल होने की कोशिश कीजिए और इस आंदोलन को एक प्रण लीजिए कि मैं अपने 3 या 5 साथियों को इस आंदोलन में जोड़ने का काम करूंगा, तो निश्चित तौर पर एक जन आंदोलन बनेगा। जी विजय धारीवाल जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप सभी को बता दें कि कल सभी कर्मचारी राजधानी दिल्ली में पहुंचे हुए थे, अपनी आवाज को एक साथ बुलंद कर रहे थे। शासन प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास किया गया इन कर्मचारियों की, शिक्षकों की आवाज को दबाने के लिए, लेकिन कर्मचारी फिर भी हार नहीं माने। आज भी वे पुरानी पेंशन पर डटे हुए हैं और लगे हुए हैं। इनका यही कहना है, जब तक की पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी, मैं आपके साथ मौजूद